हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट का टॉपिक है मूल्यांकन और मापन। दोस्तों, आज हम मूल्यांकन और मापन के एमसीक्यू हल करेंगे और उनको व्याख्यात्मक रूप से भी समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका मूल्यांकन और मापन का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपके सीटेट में क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो मूल्यांकन और मापन का जो भी टॉपिक है वो इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं। दोस्तों, जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है मूल्यांकन, मापन, आकलन या फिर परीक्षण। दोस्तों, मापन क्या होता है? दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के गुण और दोषों को जो मात्रात्मक अंक दिए जाते हैं, है ना, या गुण और दोषों का आप कह सकते हैं मात्रात्मक या गुणात्मक रूप में जो संख्या प्रदान की जाती है वो मापन होता है। या फिर मापन हमें यह बताता है दोस्तों कि कोई वस्तु गुणात्मक मतलब उस वस्तु के गुण, गुणात्मक या मात्रात्मक मतलब संख्या में, है ना, या तो गुणों में या फिर संख्या में रूप में कितनी संख्या में है, यह मापन है। यह क्या है दोस्तों? यह मापन है। जबकि यह संख्या या फिर कह सकते हैं यह संख्या या पर्याप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त हुई है मापन के दौरान, तो यह संख्या पर्याप्त है या नहीं, मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों, मापन हमें यह बताता है कि कोई वस्तु गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से कितनी संख्या में मौजूद है, जबकि मौजूद संख्या जो मापन में संख्या प्राप्त हुई है वह संख्या पर्याप्त है या नहीं है, यह मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों, मूल्यांकन में हम किसी बच्चे के बारे में निर्णय ले सकते हैं, उस बच्चे की भविष्यवाणी कर सकते हैं मूल्यांकन के आधार पर। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है मूल्यांकन। दोस्तों, वस्तु कितनी संख्या में है? वस्तु कितनी संख्या में है, ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है इसकी, बिल्कुल संख्या में है, यह मापन है। किंतु सॉरी, वस्तु के गुण और दोष की विवेचना करना मूल्यांकन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया है विस्तृत, संक्षिप्त, वृहत या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, आकलन क्या होता है? आकलन मूल्यांकन की ही एक प्रक्रिया है, लेकिन यह छोटी प्रक्रिया है। आकलन मूल्यांकन का ही एक छोटा रूप होता है। ठीक है, तो आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है? विस्तृत है, संक्षिप्त है, वृहत है या सभी। तो दोस्तों, मैंने अभी बताया आकलन की प्रक्रिया क्या होती है। आकलन मूल्यांकन का ही एक संक्षिप्त रूप है, यानी छोटा रूप है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, संक्षिप्त। क्वेश्चन नंबर 3, आकलन छात्रों की व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। यह कथन है इरविन का, हुबा का, टी रेमंड का, प्रोफेसर M.K. दुबे का। तो दोस्तों, ये कथन है इरविन का। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 पहला ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आकलन का प्रकार है योगात्मक आकलन, उभयनिष्ठ आकलन,
फॉर्मेटिव आकलन या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों ध्यान रखना, आकलन ये सभी प्रकार जो हैं आकलन के हैं। योगात्मक आकलन भी होता है, उभयनिष्ठ भी आकलन होता है, फॉर्मेटिव भी आकलन होता है। तो ये सभी प्रकार किसके हैं? आकलन के प्रकार हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आकलन की विशेषता है मानवीकरण, उपयोगिता, व्यवहारिकता या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों आकलन की विशेषता क्या है? तो मानवीकरण भी आकलन की विशेषता है, उपयोगिता भी आकलन की विशेषता है, व्यवहारिकता भी आकलन की विशेषता है। जहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आकलन का क्षेत्र है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना, गुणवत्ता का निर्धारण करने में, अनुसंधान करने में, उपयुक्त सभी। दोस्तों आकलन हम क्यों करते हैं? ध्यान रखना, आकलन के 3 प्रकार होते हैं। अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, रूप में आकलन। ये सब क्या है? ये सब तीनों जो हैं आकलन के एक प्रकार हैं। तो आकलन के द्वारा हम बच्चे की शैक्षिक उपलब्धियों का भी पता लगाते हैं कि बच्चे ने अभी तक हमारा पढ़ाया हुआ अधिगम कहाँ तक प्राप्त किया, ठीक है। उसकी गुणवत्ता का निर्धारण करने में भी और अनुसंधान खोज करने में भी उस बच्चे के बारे में जिसका हमने आकलन किया है उसके बारे में उसकी गुण और दोषों का पता लगाने में भी आकलन जो है महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से शिक्षक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आकलन के माध्यम से छात्र अपने अंकों की तुलना करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। नहीं दोस्तों, आकलन के माध्यम से छात्र अपने अंकों की तुलना करते हैं, ये नहीं करते, क्योंकि तुलना करना बहुत ज्यादा गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा। आकलन एक ऐसा तरीका है जिससे शिक्षक एवं छात्रों की अधिगम एवं शिक्षण की व्यवस्था का पता चलता है। आकलन एक ऐसा तरीका है जिससे शिक्षक एवं छात्रों की अधिगम एवं शिक्षण की व्यवस्था का पता चलता है, नहीं। वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में केवल अंक ही महत्वपूर्ण है, यानी वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में केवल अंक प्रदान करना ही महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अंक दिए जाएं, क्या बच्चा ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करे, भले ही वो रट के करे या नकल करके करे, नहीं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। अंक महत्वपूर्ण नहीं है। आकलन से शिक्षक छात्रों के अधिगम को समझते हैं। अधिगम मतलब छात्रों के अधिगम को। हमने जो एक शिक्षक ने बच्चे को जो अधिगम पढ़ाया, जो भी प्रकरण पढ़ाया, वो बच्चे ने कहाँ तक ग्रहण किया, कितना ग्रहण किया, और उसके दौरान अगर बच्चा किसी तरह से अधिगम को ग्रहण नहीं कर पाया तो उसने अधिगम को ग्रहण क्यों नहीं किया, ऐसी क्या कठिनाई रही, उस कठिनाई का पता लगाना, फिर उसके दौरान उसका उपचारात्मक शिक्षण करना या फिर अपनी शिक्षण विधि को उसके अनुरूप ढालना, ये सब आकलन के द्वारा ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आकलन से शिक्षक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी प्राप्त करते हैं। अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि से मतलब है दोस्तों कि हमारा पढ़ाया हुआ अधिगम, एक शिक्षक का पढ़ाया हुआ अधिगम जो है बच्चे ने कहाँ तक प्राप्त किया, इसकी भी जो है शिक्षक को प्रतिपुष्टि हो जाती है कि हमारी शिक्षण विधि सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? दोस्तों अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए आकलन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को अंक दिए जाएं, ग्रेड दिए जाएं अच्छे से अच्छे, नहीं। ध्यान रखना, कहीं भी बच्चों को अंक देने की बात हो या ग्रेड देने की बात हो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा अंक प्राप्त करे, तो वो ध्यान रखना नेगेटिव क्वेश्चन होता है, वो पॉजिटिव क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। अधिगम का मतलब होता है बच्चे के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करना, अच्छा परिवर्तन करना, यही अधिगम का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो अधिगम का जब आकलन करेंगे तो उसमें ग्रेड एवं अंकों की क्या विशेषता, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जांच परीक्षण के लिए ऐसा भी नहीं है, प्रेरणा के लिए ये हो सकता है,
पृथक्करण एवं श्रेणीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए। दोस्तों अधिगम में जब हम आकलन करते हैं तो आकलन के आधार पर हम बच्चों का पृथक्करण कर देते हैं, उनके समूह बना देते हैं कि ये बच्चे बहुत होशियार हैं, ये बच्चे थोड़े कम होशियार हैं, ये बच्चे बिल्कुल मंदबुद्धि हैं। क्या इसलिए नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा, प्रेरणा के लिए। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? प्रेरणा के लिए आवश्यक है। अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है। दोस्तों देखो, अधिगम के लिए आकलन, अभी मैंने आकलन के प्रकार बताए थे, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के लिए आकलन। तो प्रभावी पृष्ठ पोषण, छात्र सहभागिता, शिक्षक समायोजन या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों पहले समझ लेते हैं अधिगम के लिए आकलन क्या होता है। अधिगम के लिए आकलन क्या होता है? दोस्तों किसी घटना से पहले, किसी घटना से पहले पूरी तैयारी कर लेना, पूरी तैयारी कर लेना सीखने के लिए आकलन होता है। सीखने के लिए आकलन होता है। दोस्तों किसी घटना से पहले पूरी तैयारी कर लेना सीखने के लिए आकलन होता है। अब आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? आकलन इसीलिए तो महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए कि बच्चों का जब हम लास्ट में एग्जाम लेते हैं, योगात्मक मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, परीक्षा सत्र में अंत में लास्ट में जो परीक्षा ली जाती है, उससे पहले हम आकलन करते हैं। अधिगम के लिए आकलन या किसी भी प्रक्रिया के लिए आकलन, यानी किसी घटना को करने से पहले उसकी पूरी तैयारी कर लेना सीखना के लिए आकलन कहलाता है, ताकि बच्चा सीखने के दौरान, अधिगम के दौरान कोई गलती ना कर पाए। उससे पहले ही उस बच्चे की सारी कमियों को, उसके दोषों को जानकर उस सबको दूर कर दिया जाता है और फिर उसको अधिगम प्राप्त कराया जाता है। तो ये कहलाता है अधिगम के लिए आकलन। दोस्तों इसको सीखने के लिए आकलन भी बोलते हैं। अब आप कह सकते हैं, पिछली बार सीटेट में एक क्वेश्चन बना था कि एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है। दोस्तों खाना पका रहा है, ध्यान रखना, एक बावर्ची खाना पका रहा है और वो पकाते समय खाने को चखता है। तो यह क्या है? यह सीखने का आकलन है। क्या है? सीखने का आकलन। लेकिन अगर वह बार बार चखता तो वो होता सीखने के लिए आकलन। ठीक है, ध्यान रखना, एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है, तो यह क्या है दोस्तों? यह होता है सीखने का आकलन। सीखने के लिए नहीं, सीखने का आकलन। अगर वह बार बार उस खाने को चखता तो वो कहलाता सीखने के लिए आकलन। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं घटना होने से पहले, कोई भी घटना होने से पहले उसमें सुधार पूर्वानुमान लगाकर, उसमें अनुमान, अपना पूर्वानुमान लगाकर उस घटना से पहले उसमें सुधार कर लेना क्या कहलाता है? अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। जैसे वास्तविक अधिगम। वास्तविक अधिगम मतलब एक शिक्षक जब अधिगम को शुरू करता है कक्षा में, ठीक है, उसको बोलते हैं वास्तविक अधिगम। तो दोस्तों वास्तविक अधिगम को शुरू करने से पहले विद्यार्थियों की, छात्रों की जरूरतों को समझ लेना, उनकी जरूरत, उनकी रुचि, उनकी प्रेरणा को समझ लेना, ताकि जो है शिक्षण विधि, कोई भी शिक्षण विधि जब शिक्षक अपनाएगा तो वो बच्चों के अनुरूप हो। ठीक है ना, ताकि अपनी शिक्षण विधि और अधिगम उस बच्चे के अनुसार ढाल दिया जाए, ऐसा हर प्रयास क्या कहलाता है? अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी अधिगम शुरू करने से पहले जो है उसके बारे में, उसके गुण दोषों के बारे में जानना मैंने भी बताया, और उसके गुण और दोषों को दूर करना और उसके अनुरूप शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक या फिर कह सकते हैं विषय वस्तु का स्वरूप बच्चे के अनुरूप ढाल देना क्या कहलाता है? अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। तो दोस्तों अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत है प्रभावी पृष्ठभूमि, छात्र सहभागिता, शिक्षक समायोजन। तो दोस्तों ये सभी क्या है? अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? दोस्तों देखो यहाँ आ रहा है अधिगम के आकलन, यानी अधिगम का आकलन। वहां क्या था? सीखने के लिए आकलन। ध्यान रखना, अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये है अधिगम का आकलन यानी सीखने का आकलन, वो था अधिगम के लिए आकलन।
शिक्षक मानक उत्तरों से छात्रों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। दोस्तों मानक उत्तर क्या होते हैं? मानक उत्तर होते हैं जो बुक में दिए होते हैं। वे मानक उत्तर मतलब एक नियम के अनुसार कि हाँ ये प्रश्नों के इन प्रश्नों के ये उत्तर हैं। तो शिक्षक मानक उत्तरों से छात्रों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षक छात्रों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। नहीं, शायद ये है हाँ हमारा ऑप्शन। इसको अभी राइट कर देते हैं, बाद में और ऑप्शन देखते हैं कौन सा हो सकता है, कोई ऑप्शन इससे भी ज्यादा अच्छा हो। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर छात्रों का आकलन करता है? नहीं। दोस्तों जब भी बच्चों का आकलन किया जाता है तो बच्चों के व्यवहार, उसके गुण और दोषों का आकलन किया जाता है, ना कि पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर। जब शिक्षक आकलन में कोई परीक्षण लेता है आकलन के द्वारा, तो वो प्रश्न पाठ्य पुस्तक में से बेशक देता हो, लेकिन उनके उत्तरों को वो शिक्षक जो है देखता है कि उनके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र ने किस तरह से दिया है, अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ के दिया है, बाहर की दुनिया के वास्तविक जीवन से जोड़ के दिया है, या रटे रटाए उत्तर दिए हैं कि किताब में से रट लिए और दे दिए। ठीक है, जबकि रटे रटाए उत्तर, किताबों के उत्तर हमेशा गलत होंगे। अपने वास्तविक जीवन से किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने वास्तविक जीवन से जोड़कर देना ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो हमारा दो ऑप्शन कट गए, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, एक तो है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही है। ठीक है ना। शिक्षक छात्रों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करते हैं, कि बच्चों की समझ का आकलन करते हैं। देखो बच्चे की समझ का आकलन एक शिक्षक तभी तो करेगा जब बच्चा अपने आप तर्क वितर्क करेगा और किसी पर्सन का अपने तर्क वितर्क करके अपने माइंड के अनुसार उत्तर देगा, ना कि रटे रटाए उत्तर देगा। तो उसकी बच्चे की समझ का क्या मतलब? इसमें बच्चे की समझ का कोई मतलब नहीं है ना। अगर कोई भी बच्चा रटे रटाए प्रश्नों के उत्तर दे देता है तो उसमें अवधारणात्मक समझ का आकलन का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है ना। उसकी अवधारणात्मक समझ का आकलन तभी एक शिक्षक कर सकता है जब बच्चा जो है अपने वास्तविक जीवन से, अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़कर प्रश्नों के उत्तर दे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, उपरोक्त सभी। दोस्तों ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? जबकि ज्ञानात्मक पक्ष जो होता है ये हमारा मानसिक होता है, भावात्मक पक्ष भी हमारा संवेगों के द्वारा, मूल प्रवृत्तियों के द्वारा प्रभावित होता है, जबकि शारीरिक क्षमता जो होगी वो क्रियात्मक, जब हम कोई भी क्रिया करेंगे, जब हम किसी भी तरह की कोई शारीरिक क्रिया करेंगे तो वो क्या होगा, उससे हमारा क्रियात्मक पक्ष जो है प्रभावित होगा। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रकाशित करने पर समान परीक्षण आता है कहलाता है? दोस्तों जब परीक्षण में बार बार प्रकाशित करने पर समान परीक्षण आए तो क्या होता है? वह विश्वसनीय होता है, वेद होता है, व्यापक होता है या विभेदीकृत होता है? दोस्तों जब किसी बच्चे को या बहुत सारे बच्चों को समूह के दौरान कोई परीक्षण दिया जाता है और बार बार वही परीक्षण देने पर समान परिस्थिति में समान बच्चे समान अंक प्राप्त करते हैं तो ये क्या कहलाता है? यह परीक्षण की कौन सी विशेषता है? तो दोस्तों ये जो है परीक्षण की विश्वसनीयता है। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि विभेदीकृत होता है दोस्तों अंतर करना और अंतर करना भी पॉजिटिव है। यहाँ पे इसके दौरान, परीक्षण के दौरान विभेदीकरण करना, अधिगम के दौरान विभेदीकृत करेंगे तो वो नेगेटिव होगा, जबकि परीक्षण के दौरान विभेदीकृत करेंगे तो ये जो है पॉजिटिव होगा। किस तरह से पॉजिटिव होगा? विभेदीकृत का मतलब होता है दोस्तों, जैसे बच्चे हैं कक्षा में बहुत सारे, तो सभी बच्चे को जो है अधिगम एक साथ या एक समय के दौरान ही सभी बच्चे अधिगम को ग्रहण नहीं कर सकते हैं ना। कोई बच्चे कम समय में करते हैं, कोई बच्चे ज़्यादा समय लेते हैं, कोई बच्चे और ज़्यादा समय लेते हैं। तो सभी बच्चों की बुद्धि लाब्धि भी अलग अलग होती है। तो उन बच्चों की बुद्धि लाब्धि के अनुसार कोई भी परीक्षण दिया जाए, उन बच्चों की बुद्धि लाब्धि के अनुसार, उनकी ग्रहण क्षमता के अनुसार
जो है उनकी शक्ति के अनुसार दिया जाए, ठीक है। जिससे बच्चे के जैसे कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसको कठिन परीक्षण दिया जाए, और कोई बच्चा मंदबुद्धि बच्चा है तो उसको सरल और आसान प्रश्न दिए जाए, ठीक है। ये होता है विभेदीकरण। लेकिन जब कोई परीक्षण बार बार परीक्षण प्रकाशित करने पर भी समान परीक्षण आता है तो वो क्या कहलाता है, वह विश्वसनीयता कहलाती है उस परीक्षण की। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? प्रश्न उत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर होगा, स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो दोस्तों स्वयं आकलन क्या कहलाता है? दोस्तों एक आकलन होता है कि टीचर लेता है, एक शिक्षक बच्चों का आकलन करता है। एक आकलन होता है खुद ही स्वयं आकलन, स्वयं मतलब खुद आकलन करना। आपने कोई काम करा, कोई होमवर्क करा, या कोई भी परीक्षण का किसी भी प्रश्नों के उत्तर दिए, वो किस तरह से दिए, कैसे दिए, क्यों दिए, क्या ऐसी क्या कमी रही कि आप कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, इस सब का जो आकलन करना है, इन सब की जांच करना क्या कहलाता है? स्वयं आकलन। जब कोई छात्र खुद ही अपने परीक्षण का आकलन करता है, उसके गुण दोषों की खुद ही विवेचना करता है, तो क्या कहलाता है? स्वयं आकलन कहलाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों स्वयं आकलन के कौशल का प्रतिमानित करना, यही हमारा इन सब विकल्पों से एक अलग है, बिल्कुल अलग है इन सबसे, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। दोस्तों ध्यान रखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि मूल्यांकन के कुछ प्रकार होते हैं, वे कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा है दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा है सतत मूल्यांकन, चौथा है व्यापक मूल्यांकन, और मात्रात्मक, परिणात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन, ये सब क्या है? ये सब मूल्यांकन के प्रकार हैं। तो दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है दोस्तों सतत मूल्यांकन। ध्यान रखना, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? दोस्तों सतत मूल्यांकन होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है ना। अधिगम इसको एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों, अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम के रूप में आकलन क्या कहलाता है? अधिगम के रूप में आकलन सतत मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है ना। तो सतत मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सतत मूल्यांकन एक लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे किसी का बच्चों का आपने देखा होगा, यूनिट टेस्ट चलते हैं ना, 15 दिन में, महीने में, जो भी एक शिक्षक ने 2-3 चैप्टर कराए और उसका तुरंत के तुरंत टेस्ट ले लिया, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सतत मूल्यांकन। और ये मूल्यांकन दोस्तों सबसे बेस्ट होता है, सतत मूल्यांकन सबसे बेस्ट मूल्यांकन होता है, क्योंकि इसमें बच्चों के में जो कमी रह गई हो ना, जो भी अधिगम के दौरान बच्चों में कमी रह जाती है, वो तुरंत के तुरंत सुधारी जा सकती है, तुरंत के तुरंत सुधारी जाती है इस मूल्यांकन के दौरान, सतत मूल्यांकन के दौरान। और व्यापक मूल्यांकन, व्यापक का मतलब होता है बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, उसके ज्ञानात्मक का, उसके क्रियात्मक का, उसके भावात्मक का, सभी पक्षों का मूल्यांकन, ना कि बच्चों की समझ का मूल्यांकन करना, ठीक है। तो ये होते हैं सतत एवं मूल्यांकन। तो दोस्तों सतत एवं मूल्यांकन की एक तकनीक है, कौन सी तकनीक है? निदानात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों निदानात्मक मूल्यांकन कैसे? मैंने भी आपको बताया, सतत मूल्यांकन के दौरान हम क्या करते हैं? बच्चे की कमी, जो भी कमी बच्चे में रह गई हो ना, उसको साथ के साथ दूर कर देते हैं, उस कमी को पहचान के उसको दूर कर देते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन क्या कहल होता है? दोस्तों निदानात्मक मूल्यांकन होता है छात्रों की अधिगम के दौरान आ रही कठिनाइयों का पता लगाना।
पता लगाना। दोस्तों, छात्रों की अधिगम के दौरान आ रही कमियों और कठिनाइयों का पता लगाना कि हमने जो एक शिक्षक ने जो बच्चे को अधिगम कराया है, बच्चा क्यों उस अधिगम को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, ये क्या कारण है इसका, उसको जानना क्या कहलाता है, निदानात्मक मूल्यांकन। जबकि इसका उपचार करना, इस कठिनाइयों को दूर कर देना, इस कठिनाई को दूर करना, उसकी समस्या को दूर कर देना क्या कहलाता है, वो कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक कौन सी है, निदानात्मक मूल्यांकन। जब हम निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं तो समझो हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है। यह कथन है गुड्डस, जिन्सबर्ग, हन्ना, बेसले। तो दोस्तों ये कथन है हमारा गुड्डस का। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये भी दे देता है कि मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है ना। मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं मूल्यांकन के जो क्षेत्र हैं, वो 4 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं। मूल्यांकन के 4 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है शिक्षण, दूसरा है प्रशासन, तीसरा है निर्देशन और परामर्श, निर्देशन एवं परामर्श, चौथा है दोस्तों भविष्य कथन, भविष्यवाणी करना। ठीक है, ये मूल्यांकन के क्या है, ये मूल्यांकन के 4 क्षेत्र हैं। शिक्षण, प्रशासन, निर्देशन एवं परामर्श, भविष्य कथन। क्वेश्चन नंबर 16, आकलन, मापन और मूल्यांकन। ये तीनों आकलन, मापन और मूल्यांकन परस्पर संबंधित हैं, परस्पर संबंधित नहीं है, आकलन तथा मापन संबंधित हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखना, आकलन, मापन और मूल्यांकन ये परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, ये आपस में संबंधित हैं, क्योंकि आकलन ही मूल्यांकन का एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है ना। और जबकि मापन क्या होता है दोस्तों, मापन की मैंने अभी डेफिनेशन दी थी आपको कि मापन क्या होता है, वस्तु कितनी संख्या में है यह मापन है, और वह वस्तु के गुण दोष की विवेचना करना, उस वस्तु के गुण और दोषों की विवेचना करना मूल्यांकन है। या फिर कहते हैं मूल्यांकन हमें यह बताता है कि कोई वस्तु गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से कितनी संख्या में मौजूद है, जबकि मौजूद संख्या पर्याप्त है या नहीं, ये क्या है, यह मूल्यांकन कहलाता है। तो ये इस तरह से तीनों ही आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मापन एवं मूल्यांकन में समानता है, दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं, बालक के सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों में, छात्रों की गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने में उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मापन एवं मूल्यांकन में क्या समानता है, ये सभी समानता है। दोनों अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं, बालक के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य में दोनों सहायता करते हैं, छात्रों की गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने में सहायता करते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है वर्ष के अंत में परीक्षा के माध्यम से। तो दोस्तों वर्ष के अंत में जो परीक्षा से माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है वो कहलाता है योगात्मक मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है वो, जो वर्ष के अंत में परीक्षा ली जाती है। वर्ष में 3 बार 2 अंतरिम जांचों तथा 1 अंतिम परीक्षा के माध्यम से। वर्ष में जब 3 बार परीक्षा ली जाए, 2 बार तो जैसे बोलते हैं ना कि अभी हाफ ईयरली के पेपर हैं, अभी परमानेंट एग्जाम नहीं है, यहाँ उसकी बात हो रही है। 2 बार अंतरिम जांचों तथा 1 अंतिम परीक्षा के माध्यम से नहीं, ऐसा भी नहीं है। वर्ष में कभी भी शिक्षक के अनुसार अध्यापक शिक्षा की प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा। सतत मूल्यांकन होता है, मैंने भी बताया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षक जब भी ये जानना चाहे कि बच्चों ने अधिगम को कहाँ तक ग्रहण किया है, ठीक है, तभी बच्चे का वो आकलन कर सकता है सतत मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सतत मूल्यांकन। अध्यापक शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र है, अध्यापक कभी भी सतत मूल्यांकन बच्चों का ले सकता है या कर सकता है।
तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 राइट आंसर होगा। इनमें से कौन परिणाम केंद्रित है? मूल्यांकन, मापन, ए और बी, सॉरी ये बी है ना, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से जो परिणाम केंद्रित है वह है मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन से हम बच्चों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, यह कथन है कोठारी आयोग का, डॉक्टर पटेल का, पियाजे का या फिर रूसो का? तो दोस्तों ये जो कथन है ये है डॉक्टर पटेल का। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है। दोस्तों सीखने के लिए आकलन, देखो यहाँ सीखने के लिए आकलन की बात हो रही है, जो मैंने अभी बताया था, सीखने के लिए आकलन है ना, सीखने के लिए आकलन। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन हल किया था वो था सीखने के रूप में आकलन या अधिगम के रूप में आकलन। तो दोस्तों सीखने के लिए आकलन क्या होता है? दोस्तों सीखने के लिए आकलन, मैंने अभी इसकी डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी घटना से पहले पूर्ण रूप से तैयारी कर लेना अधिगम के लिए आकलन या फिर सीखने के लिए आकलन कहलाता है। ठीक है, जैसे एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है, ये सीखने का आकलन है। जब वो बार बार चखता है तो वो क्या होता है? वो कहलाता है सीखने के लिए आकलन। कहने का मतलब है किसी चीज की पहले से ही तैयारी कर लेना क्या कहलाता है? सीखने के लिए आकलन। तो सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय एक के: छात्रों की आवश्यकताएं, छात्रों की त्रुटियां, छात्रों की अधिगम शैलियां, छात्रों की क्षमता। तो दोस्तों जब हम सीखने के लिए आकलन करते हैं, सीखने के लिए आकलन एक शिक्षक कब करता है? अधिगम को शुरू करने से पहले। जब कोई भी कार्य किसी घटना को होने से पहले उसकी तैयारी कर ली जाए, वो सीखने के लिए आकलन कहलाती है। तो यहाँ भी से एक शिक्षक क्या कर रहा है? अधिगम को शुरू करने से पहले किसी बच्चे का आकलन कर रहा है। तो आकलन क्यों कर रहा है वो? ताकि शिक्षक बच्चे की क्षमता जान सके कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, बच्चे की बुद्धि क्या है, बच्चे की ग्रहण क्षमता क्या है, बच्चा कहाँ गलती करता है, बच्चे को किस चीज की आवश्यकता हो सकती है या किसके बच्चे के अनुसार कौन सी शिक्षण विधि अपनाई जाए। तो ये सब जो होती है क्या होता है? ये सब अधिगम के लिए आकलन की विशेषताएं होती हैं, सिवाय किसके? छात्रों की आवश्यकताएं हैं इसके। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, छात्रों की आवश्यकताएं सिवाय इसके। ये सब क्या है? आकलन के लिए आकलन की विशेषताएं हैं, सीखने के लिए आकलन की विशेषताएं हैं या सीखने के लिए आकलन का ध्यान किस लिए ध्यान रखता है? सीखने का आकलन किस किस चीज का ध्यान रखता है? छात्रों की त्रुटियों का, छात्रों की अधिगम शैलियों का और छात्रों की क्षमताओं का, लेकिन छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा आकलन का पैमाना है? नामित मापन, कार्मिक मापन, अंतराल मापन या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ध्यान रखना, आकलन के पैमाने, ये सभी आकलन के पैमाने हैं, नामित मापन भी, कार्मिक मापन भी, अंतराल मापन भी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 राइट आंसर हो जाएगा। आकलन की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। दोस्तों इससे अलग भी आकलन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे आकलन जो होता है विद्यालय द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, विद्यार्थी के जाने पहचाने माहौल में होता है। यानी विद्यालय में ही होता है, इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। तनाव मुक्त होता है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी में सहायक होता है। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब आकलन की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? नामित स्तर,
क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर या फिर अनुपातिक स्तर। दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको मापन क्या होता है, ठीक है ना, मापन क्या होता है। तो एक बार और देख लीजिए मापन की डेफिनेशन जो है। मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु या गुण को अंकात्मक मान दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु या गुण, ध्यान रखना कोई वस्तु हो या फिर उस वस्तु का कोई गुण या दोष हो, ठीक है ना, उस गुण को या दोष को अंकात्मक मान दिया जाए, अंकात्मक मान दिया जाए, वह मापन कहलाता है। अंकात्मक का मतलब है अंक प्रदान करना। जब अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। लेकिन वे अंक किस तरह से, किस आधार पर दिए जाते हैं, तो वस्तु, किसी भी वस्तु के गुण और दोषों के आधार पर दिए जाते हैं। तो मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है दोस्तों, यह बात हो रही है कि सबसे ऊंचा स्तर मापन का कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मापन के पहले ये भी देख लीजिए, मापन के प्रकार जो होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं मापन के प्रकार? मापन के प्रकार कौन कौन से हैं? मात्रात्मक या भौतिक मापन, मात्रात्मक या फिर भौतिक मापन भी बोलते हैं इसको। दूसरा है दोस्तों अमूर्त या फिर गुणात्मक मापन। क्योंकि दोस्तों गुणात्मक, गुणों को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जिन वस्तु को या जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं वे अमूर्त कहलाती हैं, गुणात्मक मापन, ठीक है। ये क्या है, ये मापन के प्रकार हैं। दोस्तों मापन के तत्व भी होते हैं, मापन के 3 तत्व हैं। मापन के 3 तत्व माने गए हैं। मापनकर्ता, मापन चर, मापन इकाई। ये क्या है, ये मापन के तत्व हैं। और दोस्तों ये क्या है, नामित स्तर, क्रमिक स्तर या फिर अंतराल स्तर, अनुपातिक स्तर, ये सब क्या है, ये सब जो है मापन के स्तर हैं। और मापन के कितने स्तर हैं? मापन के 4 स्तर होते हैं, ठीक है ना। मापन के 4 स्तर होते हैं। 4 स्तर कौन कौन से हैं, वे ये हैं। ठीक है दोस्तों, तो मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? सबसे ऊंचा स्तर है अंतराल स्तर, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं अंतरालित मापन, ठीक है, जिसमें अंतर दे दे के मापन किया गया हो, इसको बोलते हैं। नहीं दोस्तों सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। मापन का सबसे ऊंचा स्तर जो होगा वो होगा अनुपातिक स्तर, ठीक है। यहाँ अंतर दे दे के अंक प्रदान किए जाते हैं, वो सबसे ऊंचा स्तर नहीं होता है। जबकि अनुपातिक स्तर, जहाँ अनुपात बताया जाता है, जैसे 4:2 है ना, 4 में से 2 मैच जीते, तो ये अनुपातिक स्तर जो होता है ये सबसे मापन का सबसे ऊंचा स्तर होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, रुचि अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन का सीखना या फिर आकलन के लिए सीखना। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठेगा, है ना। देखो यहाँ क्या करा, यहाँ एक शिक्षिका अपने बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, फिर वापस आने पर शिक्षार्थियों के साथ भ्रमण के बारे में चर्चा करती है। तो दोस्तों सीखने का आकलन क्या कहलाता है? देखो पहले देखो, सीखने का आकलन अधिगम के बाद, अधिगम के बाद
अधिगम के बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाए, जैसे अर्थात बच्चा कितना सीखा हमारा सिखाया हुआ, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, या कितना प्रभावशाली रहा। अधिगम के बाद का आकलन क्या कहलाता है, सीखने का आकलन। यानी जब प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया या कोई घटना समाप्त हो चुकी हो, उस घटना के बाद आकलन करना सीखने का आकलन कहलाता है। जबकि सीखने के लिए आकलन क्या था, सीखने के लिए आकलन था कि किसी भी घटना को होने से पहले उसके बारे में पूरी तैयारी कर लेना, उसकी पूरी क्षमताओं को, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी रुचियों को, बच्चे की क्षमता, रुचि, प्रेरणा को जान लेना क्या होता है, सीखने के लिए आकलन। यानी किसी घटना को घटने से पहले उसकी पूरी तैयारी कर लेना सीखना के लिए आकलन कहलाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या करा शिक्षिका ने, शिक्षिका पहले क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और उसके बाद चर्चा करती है। यानी यहाँ पर जो है घटना घट चुकी, उसके बाद आकलन किया जा रहा है। तो ये कौन सा आकलन होगा, ये होगा सीखने का आकलन। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। दोस्तों सीखने के आकलन कौन कौन से होते हैं, देखो जैसे मूल्यांकन, किसी का मूल्यांकन करना क्या होता है, ये सीखने का आकलन कहलाता है। वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा मतलब जब साल के अंत में परीक्षा ली जाती है, क्योंकि जब तक घटना घट चुकी है, अब घटना के बाद जो है आकलन लिया जा रहा है, ठीक है ना। बच्चे को अधिगम करा चुका है, पूरा का पूरा अधिगम कंप्लीट हो चुका है, अब उसका आकलन किया जा रहा है तो या उसकी परीक्षा ली जा रही है, तो ये क्या होता है, सीखने का आकलन कहलाता है। किसी बच्चे में सुधारात्मक उपाय यानी उपचारात्मक शिक्षण दिया जा रहा है, किसी बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण दिया जा रहा है, उपचारात्मक शिक्षण दिया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, तो दोस्तों ये भी सीखने का आकलन कहलाएगा। ये क्यों कहलाएगा, क्योंकि सीखने के लिए आकलन, अगर सीखने के लिए आकलन करते तो बच्चों की कठिनाई को जानते, उसकी कमियों को जानते। सीखने के लिए आकलन किया ही इसलिए जाता है ताकि हम प्रकरण या अधिगम को शुरू करने से पहले बच्चे की क्षमता या उसमें अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाइयों को जान सकें। उसके बाद सीखने का आकलन किया जाता है, जो उस कठिनाइयों को दूर किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण से। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, ये सब सीखने का आकलन कहलाते हैं। मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा, उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 26, मूल्यांकन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक में मात्रात्मक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। दोस्तों मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं, ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या होती हैं, तो मूल्यांकन एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है, एक सतत व व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सुधारात्मक उपाय है, या सुधारात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का अपना एक मानक होता है, मूल्यांकन का एक मानक होता है, पृष्ठपोषण, पृष्ठपोषण मूल्यांकन का अभिन्न अंग है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आकलन का परिणात्मक उपकरण है परीक्षा, मापनी, निर्धारण मापनी, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखना, मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं, तो परीक्षा, मापनी, निर्धारण मापनी, ये सब क्या है, आकलन के या फिर मूल्यांकन के उपकरण हैं। ठीक है, क्या है, आकलन या मूल्यांकन के उपकरण हैं। दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर
28 मापन का महत्व। शिक्षकों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन में, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों में सुधार में, छात्रों की योग्यता एवं कुशलताओं की जांच में या फिर उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों मापन का महत्व जो है यहाँ उपरोक्त सभी में है। दोस्तों मापन के दौरान कुछ त्रुटियां होती हैं, जिन त्रुटियों को हम कुछ नाम से जानते हैं। जैसे पहली है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। दूसरी है चर त्रुटि, स्थिर त्रुटि, आकस्मिक त्रुटि, इससे अलग जो है आकस्मिक त्रुटि, सार्वभौमिक त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि हो गई दोस्तों। और है आंकड़ों संबंधी त्रुटि। आंकड़ों संबंधी त्रुटि, ये सब क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत त्रुटि, चर त्रुटि, स्थिर त्रुटि, आकस्मिक त्रुटि, सार्वभौमिक त्रुटि, आंकड़ों संबंधी त्रुटि। ये सब क्या है? ये सब मापन में होने वाली त्रुटि हैं। ऐसा नहीं है कि मापन में कुछ त्रुटियां नहीं होती हैं, मापन में भी त्रुटियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों की आदतों, विचारों, शैक्षिक संप्रति आदि के संबंध में प्रतिदिन या लगातार मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन या कायिक मूल्यांकन। तो दोस्तों मैंने भी बताया था सतत एवं व्यापक। व्यापक मूल्यांकन होता है बच्चों के सभी पक्षों का, उसके ज्ञानात्मक का, उसके संवेगात्मक का, उसके भावात्मक का, उसके क्रियात्मक, इन सभी पक्षों का व्यापक मूल्यांकन, यानी उनकी आदतों का, विचारों का, उनकी शैक्षिक प्राप्ति का, शैक्षिक संप्रति का, इन सभी का मूल्यांकन करना क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन। ठीक है। और जो प्रक्रिया लगातार चले, लगातार चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सतत मूल्यांकन। ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर हो जाएगा सतत मूल्यांकन। जबकि योगात्मक मूल्यांकन जो है दोस्तों वो वर्ष के अंत में लिया जाता है, वर्ष के अंत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, मापन और आकलन का अर्थ क्रम से कौन सा है? मापन उपलब्धि का और आकलन निष्पादन का होता है। मापन निष्पादन का जबकि आकलन उपलब्धि का है, नहीं। मापन गुणात्मक है जबकि आकलन संख्यात्मक है, नहीं। जबकि मापन क्या है? संख्यात्मक भी है। ठीक है ना, उपरोक्त सभी तो नहीं है। तो दोस्तों मापन उपलब्धि का, मापन उपलब्धि का और आकलन निष्पादन का, यानी निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस का, आकलन परफॉर्मेंस का होता है। ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। मापन उपलब्धि मतलब अधिगम के दौरान बच्चे ने कितनी उपलब्धि करी, कितनी उपलब्धि प्राप्त करी, कितना अधिगम को सिखाया हुआ बच्चे ने ग्रहण किया, ये कहलाता है मापन। जबकि इसके बारे में परफॉर्मेंस करना क्या कहलाता है? आकलन। क्वेश्चन नंबर 39, गठनात्मक आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उचित नहीं है? दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, सर्वाधिक जांच परीक्षा, प्रश्न मंच एवं खेल। तो दोस्तों ये सब जो है गठनात्मक आकलन हेतु साधन है। गठनात्मक आकलन के साधन है दत्त कार्य भी, मौखिक प्रश्न भी, प्रश्न मंच एवं खेल भी। लेकिन सर्वाधिक जांच परीक्षा यह गठनात्मक आकलन का साधन नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन डैश के लिए आवश्यक है? परीक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, विद्यार्थियों में परीक्षा के भय को दूर करने के लिए, विद्यार्थियों पर निरंतर नजर रखने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों परीक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण बनाने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं किया जाता, ना ही बच्चों पर नजर रखने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है ताकि बच्चों में जो परीक्षा के अंत में परीक्षा ली जाए उसके प्रति कोई डर ना रहे। ठीक है। जो भी उसके दौरान, उससे पहले जो भी बच्चों में कठिनाई या कमी आ रखी हो, उन सबको एक शिक्षक उन कमी को दूर कर दे। ठीक है। सतत मूल्यांकन इसलिए किया जाता है। तो विद्यार्थियों में परीक्षा के भय को दूर करने के लिए सतत मूल्यांकन आवश्यक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33, आकलन या मापन है अनौपचारिक, औपचारिक, निरूपचारिक, उपरोक्त सभी। तो आकलन और मापन क्या है? अनौपचारिक प्रक्रिया है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है दोस्तों, मूल्यांकन का उद्देश्य फैसला, अनुमान, निर्णय या फिर कथन। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था मूल्यांकन में भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी मूल्यांकन के दौरान हम किसी बच्चे के बारे में निर्णय ले सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो राइट आंसर होगा, निर्णय। तो दोस्तों मूल्यांकन के इससे अलग भी उद्देश्य होते हैं। वे कौन कौन से उद्देश्य हैं? जैसे निदान एवं उपचार करना, निदान एवं उपचार करना, ज्ञान का विकास बच्चे में करना, प्रमाण पत्र प्रदान करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना, चयन करना, निर्देशन देना, मानकों का निर्धारण करना, और अधिगम के लिए प्रेरणा या बच्चों को अधिगम के लिए प्रेरित करना। और निर्णय लेना, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये सब मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षा लेना, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकताओं पर। तो दोस्तों हमारा ये ऑप्शन कट जाता है और ये भी कट जाता है, ठीक है। जबकि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो बल देता है वो देता है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जाए, बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जाए और उसकी कमियों को किस प्रकार से दूर करा जाए, उसमें क्या सुधार किया जाए। ये सब जो होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन के दौरान होता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। संरचनात्मक मूल्यांकन होता है सत्रांत में मूल्यांकन क्रिया, वर्षांत के में मूल्यांकन क्रिया, प्रारंभ में बार बार मूल्यांकन किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों संरचनात्मक मूल्यांकन एक अच्छा मूल्यांकन है। ये प्रारंभ में बार बार मूल्यांकन किया जाता है, इसे एक तरह से सतत मूल्यांकन भी कह सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकताओं का पता लगाना, छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना, छात्रों की वृद्धि का पता लगाना, या फिर स्वाध्याय परीक्षण करना। तो दोस्तों क्या है इसमें से मूल्यांकन से संबंधित? मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मूल्यांकन छात्रों की अधिक से अधिक या छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का पता लगाना मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है, ना कि छात्रों की आवश्यकताओं का पता लगाना। छात्रों ने कितनी वृद्धि करी, शरीर में कितने लंबे हुए, कितने चौड़े हुए, इससे कोई मूल्यांकन का मतलब नहीं होता है, स्वाध्याय परीक्षण से भी नहीं। जबकि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना। अधिगम के दौरान बच्चा कितना अधिगम को ग्रहण कर पाया या कितना कम ग्रहण कर पाया और किस कारण से जो है अधिगम के दौरान किस कारण से अधिगम को ग्रहण नहीं कर पाया, उस कारण को जानना। ये सब क्या होता है? ये मूल्यांकन होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38,
निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य होता है? मंद गति से अधिगम करने वाले एवं प्रगतिशील बालकों के रूप में लेवल करना। लेवल करने का मतलब है जो बच्चे मंद बुद्धि हैं, जो बहुत देर से अधिगम सीखते हैं, जो शिक्षक का पढ़ाया हुआ बहुत देर से ग्रहण करते हैं, और कुछ बच्चे शिक्षक के साथ साथ ही अधिगम को ग्रहण कर लेते हैं, तुरंत के तुरंत चीज़ों को सीख लेते हैं। तो ये मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि उनका वर्गीकरण कर दो, उस पर लेवल लगा दो कि ये बच्चे कमज़ोर हैं और ये बच्चे होशियार हैं। ठीक है, क्या ये सही होगा दोस्तों? ये बिल्कुल गलत उत्तर होगा, ध्यान रखना। किसी भी बच्चों का वर्गीकरण करना या उन पर लेवल लगाना किसी भी तरह का कि ये कमज़ोर हैं, ये होशियार हैं, ये या वर्गीकृत करना बच्चों को, ये सब नेगेटिव होते हैं। जिन छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता होती है उनकी पहचान करना। नहीं, ये भी नहीं है। अधिगम की कठिनाई तथा समस्या वाले क्षेत्र का पता लगाना, ये हो सकता है। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसका पुष्टि पोषण करना, ये नहीं है। तो दोस्तों, अधिगम की कठिनाई तथा समस्या वाले क्षेत्र का पता लगना, कहने का मतलब है अधिगम के दौरान बच्चे को कहाँ पर कठिनाई आ रही है और वो किस कारण से कठिनाई आ रही है और वो क्यों आ रही है, इसका पता लगाना मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है। सबसे प्रमुख मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? अधिगम के दौरान आने वाली बच्चों में कठिनाई का पता लगाना, वो कठिनाई किस क्षेत्र में किस कारण से क्यों आ रही है उसका पता लगाना मूल्यांकन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, सभी अंगनित संक्रियाएं किस मापन में आती हैं? नामित मापन, क्रमित मापन, अंतराल मापन या फिर अनुपात मापन। तो दोस्तों, सभी अंगनित संक्रियाएं जो हैं वो अनुपात मापन में आती हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? छात्रों में एकता बनाना, शिक्षक मापदंड निर्धारण करना, छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, छात्रों की विषयगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करना। तो दोस्तों, मूल्यांकन का सबसे मेन उद्देश्य तो यही है कि छात्रों की विषयगत कमजोरी का पता लगाना। ठीक है, ये तो उद्देश्य है। छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, ये भी है। शिक्षक मापदंड निर्धारित करना, ये भी है। लेकिन छात्रों में एकता बनाना, ये मूल्यांकन का कार्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा सीटेट का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए या फिर सीटेट की तैयारी के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।